नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। 1999 में देश की सीमा पर मोर्चा संभाल रहे 527 वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की। इसी की याद में 26 जुलाई को कारगिल दिवस के तौर पर इसको मनाया जाता है। कारगिल दिवस को लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया और शहीदों की याद में स्कूली बच्चों ने भी उन्हें नम आंखों के साथ याद किया। कारगिल एक ऐसा युद्ध जिसको याद करके आज भी आंखें नम हो जाती हैं। आज कारगिल युद्ध दिवस की बरसी है और इसी के चलते यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें शहीद के परिजनों को सम्मानित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। कुछ परिजन हमारे साथ भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं सत्य प्रकाश शर्मा, मैं शहीद मेजर रितेश शर्मा का पिता हूँ। सर, आज भी आप लोग याद करते हैं उस दिन को जब खबर आई थी कि रितेश शर्मा शहीद हो गए हैं। कैसा महसूस होता है, दिल में क्या आता है? वो दिन पूरी तरह से क्या दिमाग में गूंज जाती है, वो दिन की फिर से याद आती है? आज ही वर्ष 1999 में जब कारगिल वार समाप्त हुआ, उसी समय मेजर रितेश शर्मा ने अपने युद्ध में पूरी वीरता और पूरे अपने जोश खरोश के साथ भाग लेकर के कई चोटियों पर विजय प्राप्त की। उनकी यूनिट ने पिंपल 1, पिंपल 2, .4875 मस्को वैली पे विजय प्राप्त की और मस्को सेवियर्स का उनकी यूनिट को खिताब मिला और आर्मी चीफ का कमेंडेशन लेटर भी उनकी यूनिट को मिला। पूरी बहादुरी और पूरे जोश खरोश के साथ उन्होंने युद्ध में भाग लिया और अपने सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। इस पर हमें गर्व है। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। देखिए, कारगिल एक ऐसा युद्ध था 1999 का जिसमें 527 से ज़्यादा सैनिकों की शहादत हुई थी। कई जो सेना के जवान थे उन्होंने कुर्बानी दी थी अपनी जान की और इसी वजह से उन्होंने कई ऐसे उसमें जीत हासिल की थी। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सर, आज कारगिल शहीद दिवस है, कैसे याद करते हैं इसको? मैं खुद कर्नल दया सिंह दुबे 18 ग्रेनेडियर से आता हूं और ये 18 ग्रेनेडियर वो है जिसमें ग्रेनेडियर जोगिंदर सिंह मेरे ही सामने मेरी कंपनी में ज्वाइन किए थे और 2.5 साल की सेवा में पूर्ण युद्ध में गए थे। कंपनी कमांडर हम थे और भी लोग थे। आज का दिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर के उनके परिवारों को, शहीदों के परिवारों को सम्मान किया। उस दिन जब खबर आई थी शहादत की, उस दिन क्या हुआ था और क्या मंजर था घर का? अब उस दिन तो बेटा मुझे तो वैसे कुछ पता तो नहीं थी। मैं थोड़ा घर ही में थी। कई लोग आए, कोई फैमिलीज आए, कोई आर्मी के अफसर लोग आए, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं पड़ी कि मुझे ये सब बोलने की। फिर बाद में फिर मैंने ये भी कहा उन लोग को, देखो मेरा बेटा तो उस तरफ है, अभी तो लेटर भी नहीं आया। आप बोल दीजिएगा, आप जब जाओगी तो बोल दीजिएगा कि वो मुझे लेटर लिखे। और मैंने थोड़ा बहुत पार्सल भी भेजी थी, उसको मिला कि नहीं मिला, ये बात कही थी। फिर बाद में मेरे हस्बैंड कोई उन लोग ने बताया दोबारा आके। सुबह से शाम तक मेरे घर में बहुत फैमिलीज और आर्मी का अफसर जैसे जो भी हो सोल्जर्स बहुत आए थे, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं पड़ी कि ये सब बताने की। फिर बाद में उन्होंने मतलब सुनी, मेरे हस्बैंड को बताया, लेकिन मैं जैसे सुनी ना, मैं रोई नहीं। पता नहीं मुझे क्या हुआ था ना, एकदम से मैं हक हो गई एकदम से। फिर मुझे सपने थोड़ा इधर मारा उधर मारा, आपका बेटा ऐसा हो गया। उसके बाद रोई तो रोई बेटा, इतनी रोई मैं, जिंदगी भर मुझे रोना है। मेरा दूसरा बेटा तो नहीं है कोई मेरे सहारे के लिए। मुझसे 2 छोटी बेटी थी, ये और बड़ी बेटी। और हमारी सीएम इतने अच्छे हैं, कभी हम लोग को मतलब नाराज नहीं करते। लेकिन हमने कोई तो उनके सामने कोई प्रस्ताव नहीं रखी। बस हमें साल में 1 ही बार 2 बार कोई भी प्रोग्राम हो तो हमें मान सम्मान इज्जत देते हैं। इज्जत से बढ़कर क्या होता है बेटा? इज्जत पाने में इंसान को लाखों वर्ष लगती है, इज्जत गंवाने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगती। लेकिन एक ही बेटा होते होते इतने मान सम्मान इज्जत दी। इनके 3 पुस्ता हमारी आर्मी से, मेरे ससुर भी आर्मी में अफसर थे, उन्होंने 62 के वार लड़े और मेरे हस्बैंड 71 के वार लड़े हैं और मेरे बेटा ने कारगिल का वार लड़ा। उसने और कहीं भी फोकस नहीं किया, जाना है तो मुझे आर्मी में ही जाना है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
देखिए ये सुनील जंग की मां है, उनका कहना है कि जिस तरह से सम्मान सरकार करती है, भले एक ऐसा दिन मुहैया है जब यहाँ पर इंतजाम रखे जाते हैं शहीदों के लिए और उनको याद किया जाता है, उनके परिजनों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे इस तरह के जंगों में शहीद हुए हैं और उनको एक सम्मान की जो ये परंपरा है ये लगातार चलती रहती है। और 22 साल बीतने के बाद भी जिस तरह से कारगिल के जवानों को याद किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनकी इस पहल को भी धन्यवाद दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से आज इंतजाम किए गए थे, आप देखेंगे उनके परिजनों को यहाँ पर पूरी तरह से सम्मानित करने के लिए यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया था। सीएम, डिप्टी सीएम और इसके अलावा जो और भी मंत्री, विधायक, अफसर सब यहाँ मौजूद थे और इन शहीदों को परिजनों को सम्मानित किया गया और उन कारगिल के जवानों को याद किया कि जिन्होंने अपनी शहादत से इस देश को बचाया। कैमरा पर्सन यास के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग में 9 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें सबसे अहम प्रस्ताव है परिवहन विभाग से जुड़ा हुआ, जिसके पास होने के बाद या यूं कहें कि जिसमें मुहर लगने के बाद एनसीआर के लोगों को राहत मिलेगी। टैक्स में छूट मिलने वाली है। 4 राज्यों से करार को लेकर के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इससे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद आने जाने वाले लोगों को सीधे तौर पर सुकून होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने मोहनलालगंज में पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की करोड़ों रुपए की जमीन को जब्त कर लिया है। ईडी ने लखनऊ जिला प्रशासन की मदद से जमीन को सील कर दिया। सूत्रों के अनुसार मोहनलालगंज तहसील के इंद्रजीत खेड़ा गांव में लगभग 10 बीघा जमीन गाटा संख्या 391 से 641 तक गायत्री प्रसाद प्रजापति ने अपने नौकर के नाम पर ले रखी थी, जिसको सील कर दिया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस वक्त लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। कन्नौज में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए। अखिलेश ने प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग में बड़े पैमाने पर घोटाले को लेकर सरकार को घेरा है। पूर्वा विकास खंड उमरदा में जो प्लांट लगवाया था, जिसका उद्घाटन समाजवादी सरकार में और उस समय के राष्ट्रपति पूर्व कलाम आजाद साहब उनसे करवाया था, हम लोगों ने खुद आए थे एपीजे कलाम साहब। उस पर अब बिल वसूलने की तैयारी सरकार कर रही है। जो फ्री था, अब सरकार के पास इतना भी बजट नहीं है कि जिस योजना को समाजवादियों ने लागू की हो, उसका उद्घाटन उस समय के पूर्व राष्ट्रपति जी ने किया हो, उस पर बिल वसूलने जा रही है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नितिन अग्रवाल ने सर्किट हाउस में आगरा अलीगढ़ मंडल के अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक करी। मंत्री ने बताया कि अधिकारियों से राजस्व हासिल करने और लक्ष्य को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं जहरीली शराब बनाने और बेचने वालों पर सरकार की सख्ती है। विभाग ने अधिकारियों से कहा कि वो ऐसी जगहों पर लोगों को चिन्हित करें और कार्रवाई को अमल में लाएं। भाई मैं देखिए, राजभर जी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, ये तो राजभरी जी बताएंगे। ये इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, कम से कम राजभर जी को ये एहसास तो हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि जो राजभर जी सपा के साथ उस वक्त गए थे, कम से कम उनको ये एहसास हुआ कि समाजवादी पार्टी किसी का सम्मान नहीं कर सकती। वो केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों को इस्तेमाल करती है और जब वो पूरा हो जाता है तो वो अपमानित करके उन्हें बाहर कर देती है। वहीं धर्मपाल सिंह और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने ऑनलाइन मदरसा बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। आपको बता दें कि वर्ष 2022 का रिजल्ट 81.54% रहा। कुल 1,14,247 बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिनमें से पास होने वाले छात्रों की तादाद 93,156 रही है। तो वहीं सेकेंडरी में अरमान खान, जो कि बदायूं से आते हैं, इन्होंने 93.17% अंक अर्जित किए और पहले स्थान पर इन्होंने टॉप किया है। मोहम्मद असलम कन्नौज क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, 92.83% इन्होंने अंक अर्जित किए हैं और अहकम अली औरैया क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने 92.17% अंक के साथ में तीसरा स्थान अर्जित किया है। एजुकेशन लर्निंग है, इसके माध्यम से बच्चे शिक्षा में उत्तम स्थान भी प्राप्त करेंगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। हम अंग्रेजी को भी महत्व दे रहे हैं। प्लांट्स आर डेवलप्ड बाय कल्टीवेशन एंड मेन बाय एजुकेशन। जैसे पौधों का विकास निराई गुड़ाई सिंचाई से होता है,
ठीक इसी तरीके से मदरसा में बच्चों का विकास मदरसा शिक्षा से होगा। इस उम्मीद के साथ आप सबको धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद के ओएसडी अनिल कुमार पांडे का भ्रष्टाचार का मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया था। दूसरी तरफ वन विभाग के मंत्री अरुण कुमार सक्सेना के ओएसडी बनते ही 7 समंदर पार जाने की अनुमति उन्होंने ले ली है। फिलहाल वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना के ओएसडी सुमित कुमार मिश्रा विदेश जाएं या फिर ना जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मीडिया जगत में खलबली जरूर मच गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अब वन विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री अरुण कुमार सक्सेना के अंदर भी ओएसडी प्रेम जाग गया। उन्होंने सुमित कुमार मिश्रा को अपना ओएसडी नियुक्त किया और ओएसडी सुमित कुमार मिश्रा को विदेशी प्रेम भा गया। अब वो विदेश जाना चाहते हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर विदेश जाने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बेल्जियम जाना है। 15 सितंबर से 30 सितंबर तक उन्हें ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में रहना है। उत्तर प्रदेश में मंत्री अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने लोगों को फायदा देने के लिए अपने स्टाफ में सरकारी कर्मचारियों को हटाकर भर्ती कर लेते हैं, जिसमें से एक वन विभाग के मंत्री अरुण कुमार सक्सेना भी हैं। अरुण कुमार सक्सेना भी वही काम किया है कि जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको हटाकर प्राइवेट कर्मचारियों को रखा है। राजेश के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में सिंचाई विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि किसानों के हितों को ध्यान में रखा जाए और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ही योजनाएं बनाई जाएं और धरातल पर उतारी जाएं। जनपदों में मुख्य विकास अधिकारियों की अध्यक्षता में समिति का गठन हो, जिसमें कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारी भी मौजूद हों। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी विभागों को 2025 तक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर धरातल पर क्या काम हो सकता है, इसके लिए एक रोड मैप तैयार करना है। कारगिल विजय दिवस के मौके पर राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देहरादून के गढ़ी कैंट में बने लाल गेट पर कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान आर्मी के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि कारगिल विजय दिवस को देश भर में शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने सत्याग्रह आंदोलन का आगाज किया। कांग्रेस का आरोप कि केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस नेताओं के साथ लगातार उत्पीड़न कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में सत्याग्रह का आगाज हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस मामले में पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है, उसमें अब पूछताछ का क्या मतलब। सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और हमारे नेताओं पर ईडी के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो आवाज़ सरकार के खिलाफ लगातार बुलंद हो रही है, कि अगर लोकतंत्र पर हमला होगा, प्रहार होगा, तो कांग्रेस के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम सड़कों पर उतर करके सरकार का विरोध करने का काम करेंगे। गांधी परिवार ऐसा है जो इस समय अमित शाह और मोदी के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। जो जिस तरीके से आटा, दाल, चावल, दही, दूध, छाछ में जीएसटी लगाया है, इन सब का भी विरोध राहुल गांधी जी खुल के कर रहे थे। तो ऐसे में बीजेपी के पास और कोई चारा नहीं है। वो अपने जो उनके पास हथियार हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनका दुरुपयोग वो कर रही है। उत्तरकाशी में बारिश के बाद गंगोत्री राजमार्ग बंद हो गया। गंगोत्री राजमार्ग के पास पहाड़ी से भारी मलबा और पत्थर के टुकड़े गिरने से राजमार्ग को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। राजमार्ग बंद होने की वजह से दोनों तरफ सैकड़ों कांवड़ यात्री और कई वाहन चालक भी फंसे हुए हैं। गंगोत्री राजमार्ग दोपहर के बाद खुलने की संभावना बताई जा रही थी। अभी मलबा और बोल्डर हटाने का काम लगातार जारी है। उत्तराखंड की महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य आजकल चर्चाओं में बनी हुई हैं।
उनकी ओर से जो विभागीय चिट्ठी जारी हुई थी वो अब बीजेपी के लिए मुसीबत साबित हो रही है, क्योंकि कांग्रेस इस पर हमलावर है और मंत्री रेखा आर्या की ओर से इसे ऑफिशियल लेटर को नियम के खिलाफ बता रही है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जारी की गई इस चिट्ठी पर जुबानी जंग क्यों छिड़ी हुई है। अगर आपको ये जानना है तो आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। देखिए, ये जो खत हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही खत है जिस पर हंगामा मचा है। 26 जुलाई को मुझे भी जन्म लेने दो कार्यक्रम के जागरूकता अभियान के लिए निकाली जा रही कावड़ यात्रा के लिए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की तरफ से जारी की गई थी। इस चिट्ठी में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि 26 जुलाई को कैबिनेट मंत्री लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियान के तहत एक कावड़ यात्रा निकालेगी, जिसमें सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को या तो इसमें हिस्सा लेना है या फिर नजदीकी शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हुए सेल्फी को सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट या ईमेल करना है। ऑफ कैमरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अधिकारी ने कहा कि इस तरह से तुगलकी फरमान जारी करना नीति के खिलाफ है। इससे कर्मचारियों का मनोबल भी विभाग के प्रति कमजोर होता है। उनका कहना है कि चाहे शिवालयों में जलाभिषेक की बात हो या उनके बरेली स्थित निजी आवास पर शिवलिंग की स्थापना कार्यक्रम हो, निजी कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारियों को इस तरह से बुलाना एक अमानवीय व्यवहार है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि निजी कार्यक्रम में सरकारी आदेश पारित करना नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि उनके सचिव द्वारा इस चिट्ठी को जारी किया गया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आदेश जारी किया कि मानसून सीजन में 90 दिनों तक कर्मचारियों को छुट्टी नहीं दी जाएगी। ऐसे में इस चिट्ठी को जारी कर दूसरे प्रदेश में कर्मचारियों को आमंत्रित करना गलत है। मंत्री जी स्टेट से बाहर बुला रही हैं, निमंत्रण अपने पत्र पे भी देती तो भी एक बार को चलता, क्योंकि आप मंत्री हैं, आप अपने लेटर हेड पे दे सकते हैं, लेकिन आप सचिव से आदेश करवा रहे हैं माथातों को, ये ऑब्जेक्शनेबल है। और जो आपने बंदूक रखने वाली बात कही या तमंचा रखने की बात कही, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। आपको बता दें कि आज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हरिद्वार से वीरभद्र महादेव मंदिर ऋषिकेश तक 25 किलोमीटर की कावड़ यात्रा पर निकली। मंत्री रेखा आर्य ने अपनी सफाई में कहा कि चिट्ठी का गलत मतलब निकाला गया और इस कार्यक्रम में जिन लोगों को बुलाया गया है वो अपनी स्वेच्छा से यहां आ सकते हैं। किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं की गई। मैं समझती हूँ ऐसी संकीर्ण विचारधारा के लोगों को समाज में जानना चाहिए, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी साइकिल यात्रा पे प्रश्न किए, जिन्होंने कावड़ यात्रा को लेकर प्रश्न किए हैं। मैं समझती हूँ कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। एक तरफ विपक्ष का अपना आरोप है तो दूसरी तरफ मंत्री रेखा आर्य की अपनी सफाई। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस लेटर का फांस बीजेपी को कितनी तकलीफ पहुंचाता है और सरकार विपक्ष के आरोपों पर क्या अपने मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन लेती है। जनता टीवी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 यूपी विधानसभा में चुनाव में जो गठबंधन का गुलदस्ता बनाया अब वो बिखर चुका है। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश के साथ कोई गठबंधन आखिरकार टिकता क्यों नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव ने जब जिसके साथ भी गठबंधन किया उन सब से उनका रिश्ता चुनाव के ठीक बाद या कुछ दिनों के बाद टूटता नजर आया, क्योंकि भाजपा को छोड़कर अखिलेश हर दल के साथ यूपी में हाथ मिला चुके हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव ने बैक टू बैक 2 चिट्ठी जारी कर यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव के साथ किसी का गठबंधन क्यों नहीं टिक पाता। अखिलेश ने 2017 में यूपी के विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस से हाथ मिलाया, तब यूपी में 2 लड़कों वाला नारा दिया था। लेकिन जैसे ही चुनाव के नतीजे आए, कांग्रेस और सपा का गठबंधन टूट गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने एक गठबंधन 2019 के लोकसभा चुनाव में किया था, जिसका ऐलान
15 जनवरी को मायावती के जन्मदिन पर हुआ था। तब करीब 25 साल पुरानी नफरत की दीवार एक झटके में ढह गई थी। बड़े बड़े जानकारों ने इसे अखिलेश का मास्टर स्ट्रोक बताया था, लेकिन इस गठबंधन के सहारे बसपा तो 0 से 10 पर पहुंच गई, लेकिन सपा की साइकिल 5 के ही फेर में फंस गई। और इस गठबंधन का भी वही हाल हुआ जो 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन का हुआ था। उसके बाद बारी आई 2022 यूपी विधानसभा चुनाव की। इस बार अखिलेश यादव ने किसी बड़े दल के बजाय छोटे छोटे दलों के साथ हाथ मिलाया और उसे नाम दिया गुलदस्ते का। इस गठबंधन में सुभाषपा, महान दल, रालोद, जनवादी पार्टी और कृष्णा पटेल की अपना दल केमरावादी के साथ चाचा शिवपाल भी शामिल थे। लेकिन इस बार भी वही हुआ जो 2017 और 2019 में हुआ था। अखिलेश यादव ने जिन पार्टियों के साथ हाथ मिलाया उनमें अब सिर्फ जयंत चौधरी की पार्टी और अपना दल के ही बचा है, बाकी सब अलग हो चुके हैं। सवाल इस बात का है कि क्या अखिलेश यादव जयंत के साथ मिलकर 2024 की जंग लड़ेंगे या फिर जयंत भी मौका देखकर अलग हो जाएंगे। मतलब साफ है, अखिलेश यादव के सामने चुनौतियों का अंबार है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने रामपुर और आजमगढ़ के किलों को भी गंवा चुकी है और अब सपा लोकसभा में सबसे बुरे दौर में खड़ी है। जब से अखिलेश यादव ने सपा की कमान संभाली है, वो हर बाजी हारे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।